Hello everyone, this is your faculty for CA Inter Law and Audit Kunal Mandhania, and sir this is lecture number 3 on company audit और audit and auditors. सर अभी तक के लेक्चर्स में हमने क्या कंप्लीट कर लिया? अभी तक के लेक्चर्स में हमने क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशंस कंप्लीट कर लिए. मतलब किसी भी कंपनी का ऑडिट कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, ये हमने कंप्लीट कर दिया. नंबर 1. नंबर 2, पिछले लेक्चर में हमने अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए सारी चीजें कंप्लीट कर ली. तो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंडर दे दूं, व्हेन इट कम्स टू कंपनीज ऑडिटर और स्टैट्यूटरी ऑडिटर और ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर, इट कवर्स चैप्टर नंबर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जहां वो कवर करता है सेक्शन 139 टू सेक्शन 148. ओके, उसमें भी स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करो तो 139 टू 147. उसमें सर हमारा सेक्शन 139 हो चुका है, अपॉइंटमेंट के सारे सिनेरियो. 141 हो चुका है, दैट इज क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन. जो बीच का सेक्शन है वो आज हम कवर कर रहे हैं सेक्शन 140. आप देख सकते हो सेक्शन 140 डील्स विद रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड स्पेशल नोटिस. वैसे तो हमने रेजिग्नेशन ऑलरेडी कवर कर लिया था जब हमने कैजुअल वैकेंसी देखा था, बट फिर से एक बार हम यहां पे 140 के साथ में सब कुछ कंप्लीट करेंगे. ओके, तो क्लास यहां पे हम 4 केसेस देखने वाले हैं. सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, 2 एंड 3, 4 एंड 5. इज इट क्लियर? तो क्लास शुरू करते हैं. फर्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं रिमूवल बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर. नाउ वैसे तो यहां पे लैंग्वेज यूज किया हुआ है क्लास बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, बट एक पॉइंट समझो, आप सबको पता है कि जो भी ऑडिटर अब अपॉइंट होता है एक साथ 5 साल के लिए अपॉइंट होता है. तो लॉजिकली उसका टेन्योर होता है फ्रॉम फर्स्ट एजीएम टू 6th एजीएम, बट बीच में वो हर एजीएम में उस साल की, जो साल अभी गया है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करता है. बट हमने ये भी पहले बात कर चुका है कि बीच के एजीएम्स में, यानी 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये बीच के एजीएम में भी आप उसे रिमूव करके किसी और को अपॉइंट कर सकते हो. तो सर क्या ये सिनेरियो यहां पे कवर होगा? द आंसर इज नो. व्हेन वी से बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, मैं एजीएम्स की बात नहीं कर रहा, 2nd, 3rd, 4th, 5th एजीएम की बात नहीं कर रहा. हम यहां पे एक शॉर्ट टेन्योर ले रहे हैं. अगर आप देखोगे तो शॉर्ट टेन्योर मतलब क्या, एक साथ वो अपॉइंट होता है फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक, बट इसके बीच में उसके शॉर्ट टेन्योर्स है. जैसे 2nd एजीएम में फिर से एक बार वो रिपोर्ट देगा, 3rd एजीएम में एक बार फिर से रिपोर्ट देगा, 4th एजीएम में फिर से एक बार रिपोर्ट देगा. दिस आर शॉर्ट टेन्योर्स, 1st to 2nd, 2nd to 3rd, 3rd to 4th. तो व्हेन वी से बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, मैं बेसिकली बात कर रहा हूं क्लास बिटवीन 2 एजीएम्स. ओके, अगर मैं एजीएम के रिमूवल की बात करूंगा तो मैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर बोलूंगा, चाहे वो 2nd एजीएम हो, 3rd एजीएम हो, 4th एजीएम हो. मैं यहां पे बात कर रहा हूं बिटवीन 2 एजीएम्स, मतलब अगले एजीएम में उसे ऑडिट रिपोर्ट देना था. ठीक है, चाहे वो 2nd हो, 3rd हो, 4th हो, अगले एजीएम में उसे ऑडिट रिपोर्ट देना था, उसके पहले आप उसे रिमूव कर रहे हो. मतलब 2 एजीएम्स के बीच में आप रिमूव कर रहे हो. तो यहां पे 2-3 बातें क्लास आपको बहुत ध्यान देनी है. फर्स्ट पॉइंट इज कि अपॉइंट कौन करता है ऑडिटर को नॉर्मली? द आंसर इज नॉर्मली सबसे कौन ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स. तो उसे रिमूव भी करने का पावर किसके पास है? शेयर होल्डर्स. 2 पॉइंट क्लियर कर देता हूं. अपॉइंट करने का पावर भी शेयर होल्डर्स के पास है, तो रिमूव करने का पावर भी शेयर होल्डर्स के पास है. नंबर 2, अपॉइंट करने के लिए ऑडिटर को आपने ओआर पास किया था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया था, बट रिमूव करने के लिए ऑडिटर को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. ओके, तीसरा पॉइंट क्लास, वो ऑडिटर है, चाय में गिरी मक्खी नहीं है कि जब चाहा निकाला और फेंक दिया. यस, हिज ऑडिटर, वो कोई चाय में गिरी मक्खी नहीं है क्लास कि जब चाहा निकाला और फेंक दिया. लॉ बोलता है कि अगर आपको किसी ऑडिटर को 2 एजीएम के बीच में ही रिमूव करना है, यानी टेन्योर कंप्लीट होने के पहले रिमूव करना है, तो आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की. आई रिपीट, आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की. तो वापस से अपने दिमाग में फिट कर दो, रिमूव कौन कर सकता है? शेयर होल्डर्स. क्या पास करना पड़ेगा? एसआर,
स्पेशल रेजोल्यूशन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ऑडिटर है, चाय में गिरी मक्खी नहीं कि जब चाहा निकाला और फेंक दिया। अगर आपको उसे टेन्योर के पहले रिमूव करना है तो आपको प्रायर परमिशन, वो भी प्रायर, पहले परमिशन लो फिर निकालो, प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सर व्हाट आर द प्रोसेस उसे रिमूव करने के लिए बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, वो हम यहां पे देख रहे हैं। ओके, सो 4 केसेस है, सब बताऊंगा आपको। फर्स्ट केस यानी बिटवीन 2 एजीएम्स। ओके, नेक्स्ट एजीएम इज द रॉन्ग वर्ड, बिफोर नेक्स्ट एजीएम। यस, बिफोर नेक्स्ट एजीएम विल बी परफेक्ट। ओके, तो शुरू करते हैं। प्रोसेस क्या है सर? सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगी, डायरेक्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे, हाँ भाई उन्हें निकालना है। आप बोलेंगे सर लेकिन शेयर होल्डर्स निकालते हैं। अरे रुको, पूरा स्टेप देखो। पहले बोर्ड मीटिंग होगी, एनवा लिख दो यहां पे, टेक बीएम एंड पास बीआर। पहले बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको, मैंने अभी क्या बताया था आपको कि अगर आपको उसको टेन्योर के पहले निकालना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये जो परमिशन हम लेते हैं क्लास, वो बीआर पास करने के 30 दिन के अंदर लेते हैं, अप्लाई कर देते 30 दिन के अंदर, एंड दिस इज इन फॉर्म नंबर एडीटी 2। तो अभी तक हम ऑडिटर से रिलेटेड 3 फॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं सर, एडीटी 1, एडीटी 2, एडीटी 3। एडीटी 1 क्या था? जब भी कोई ऑडिटर अपॉइंट होता है उसके 15 दिन के अंदर कंपनी आरओसी को इंटीमेट करेंगी इन फॉर्म नंबर एडीटी 1। एडीटी 2 हमने अभी देखा, जिसमें हमने देखा सर कि आपको रिमूव करना है टेन्योर कंप्लीट होने के पहले, तो आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ओके, वो परमिशन लेते हैं हम फॉर्म नंबर एडीटी 2 में। तीसरा पॉइंट, एडीटी 3 हमने कहा देखा था, जब मैंने आपको कैजुअल वैकेंसी पढ़ाया था कि रेजिग्नेशन, जब भी ऑडिटर रेजिग्नेशन देता है वो फॉर्म नंबर एडीटी 3 में 3 लोगों को देता है। ओके, कंपनी को देता है, इज इट क्लियर? दूसरा आरओसी को देता है, एंड तीसरा अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो साथ साथ आपको सीएजी को भी देना होता है। ओके, सो अभी तक की कहानी क्या है सर? पहले बोर्ड मीटिंग लो, बीआर पास करो, यानी डायरेक्टर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ भाई रिमूव करना है। उसके बाद आपको परमिशन के लिए अप्लाई करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को इन फॉर्म नंबर एडीटी 2 विद इन 30 डेज। नेक्स्ट सर, परमिशन आने के विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ अप्रूवल, जब अप्रूवल आ जाएगा तब आपको ईजीएम लेना है और क्या पास करना है? एसआर। सर ईजीएम क्यों लेना है? बिकॉज अभी तो ईजीएम नहीं आ रहा ना, तभी तो हम रिमूव कर रहे हैं उसको। अगर एजीएम लेने का ऑप्शन अवेलेबल होता तो एजीएम में निकालते उसको, हमको अभी बीच में ही उसको निकालना है, तो आपको ईजीएम कंडक्ट करना पड़ेगा, एंड क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। तो याद क्या रखना है सर? ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए ओआर, रिमूव करने के लिए एसआर। ओके, सो लास्ट पॉइंट, एंड फॉलो प्रोसीजर्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर। ठीक है, तो आपने इसको रिमूव करने का प्रोसीजर देख लिया, नाउ यू हैव टू फॉलो प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर। ओके, आगे बढ़ो, चलो। नेक्स्ट कंसेप्ट है सर रेजिग्नेशन। सिंपल से पॉइंट है। रेजिग्नेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 बोलता है कि फाइल एडीटी 3 इंडिकेटिंग रीजंस एंड फैक्ट्स। ठीक है, अगर ऑडिटर को रिजाइन करना है तो किस रीजन से रिजाइन करना है, उसने ये रीजन को इंडिकेट करना चाहिए, और फॉर्म नंबर एडीटी 3 उसे 3 लोगों को देना है सर। नंबर 1 कंपनी को देना है, नंबर 2 रजिस्ट्रार को देना है, एंड नंबर 3 सीएजी को भी देना है अगर वो गवर्नमेंट कंपनी है तो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रेजिग्नेशन। मतलब आप जब रिजाइन कर रहे हो, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, उसके 30 दिन के अंदर आपको एडीटी 3 फॉर्म ये 3 लोगों को देनी है। ओके, सेक्शन 143 सबसेक्शन सेक्शन 140 सबसेक्शन 3 किसके बारे में बात करता है? फाइन के बारे में बात करता है कि अगर उसने ये नहीं दिया तो फाइन क्या होगा। ठीक है, वो मैंने लिख दिया है, बट नॉर्मली मैं फाइन नहीं पढ़ाता हूं बिकॉज फाइन्स याद करना बहुत इंपॉसिबल है आप लोगों के लिए। ओके, चलो कमिंग टू क्लास, नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूइंग फेलियर है, मतलब अगर नहीं ही दे रहा है तो 500 रुपए पर डे, ठीक है, फाइन चलते जाएगा, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपए। मतलब मैक्सिमम की लिमिट भी दी हुई है, कितनी?
5 लाख रुपए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 बात करता है, ठीक है, आप बोल सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर की, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर की मतलब इन एजीएम्स। तो 2 एजीएम के बीच में रिमूव करना है तो आपको सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 को कंप्लाई करना है, और बीच के किसी भी एजीएम में या 6th एजीएम में रिमूव करना है एज द केस में भी, तो ऐसे केस में, ठीक है, आपको सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 के प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो फंडा क्या है सर, क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने का पावर किसके पास है, शेयर होल्डर्स के पास है। तो शेयर होल्डर्स एजीएम जो आने वाली है उसके पहले कंपनी को इंटीमेट करेंगे कि हमको अगले एजीएम, जो अभी एजीएम आने वाली है, उस एजीएम में इस बंदे को कंटिन्यू नहीं करना है, इसे रिमूव करना है। आई होप इट इज क्लियर। तो शेयर होल्डर्स को यह बात कंपनी को एक्सप्रेस करनी पड़ेगी कि हम आने वाली एजीएम में इस बंदे को रिमूव करना चाहते हैं। एंड जब भी शेयर होल्डर्स कंपनी को इंटीमेट करती है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, इट शुड बी थ्रू स्पेशल नोटिस। तो रूल क्या है सर, शेयर होल्डर्स को एजीएम से एटलीस्ट 14 दिन पहले, आई रिपीट, शेयर होल्डर्स को एजीएम से एटलीस्ट 14 दिन पहले कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को कि हमको उस बंदे को रिमूव करना है। आई होप इट इज क्लियर। तो क्या बोलता है, शेयर होल्डर्स स्पेशल नोटिस देंगे कंपनी को एटलीस्ट 14 क्लियर डेज टू अपॉइंट न्यू ऑडिटर एंड रिमूव। दोनों भी ऑप्शन है, आप रिमूव करने की बात करो या नए ऑडिटर के, दोनों प्रोसेस साथ में करना पड़ेगा आपको, स्पेशली बिकॉज एजीएम में आपको अगर उसको रिमूव करना है तो नए बंदे को भी अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नाउ कंपनी क्या करेंगी क्लास, कंपनी इसकी कॉपी भेजेंगी 2 लोगों को। इज इट क्लियर। तो एजीएम से 14 दिन पहले एटलीस्ट कंपनी के पास में स्पेशल नोटिस आ चुका है, जिसमें जितने लोगों को स्पेशल नोटिस देने के लिए वैलिड है, जितना रिक्वायर्ड है, जो हमने लॉ में देखा था, इज इट क्लियर, उतने लोगों ने, रिक्वायर्ड लोगों ने स्पेशल नोटिस देना चाहिए कंपनी को। कंपनी इसकी 2 कॉपी देंगी। कंपनी इसकी 1 कॉपी देंगी किसको, रिटायरिंग ऑडिटर को, कि देख भाऊ तुझे निकालने का नोटिस आया है। दूसरी कॉपी देंगी रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को कि ऐसा नोटिस आया है। सर रिमेनिंग शेयर होल्डर्स मतलब कौन, बाकी लोग जिनको नहीं पता कि कुछ शेयर होल्डर्स ने स्पेशल नोटिस दिया है। तो जरूरी थोड़ी कि शेयर होल्डर्स आपस में कम्युनिकेट करते हो, उनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप थोड़ी बनता है क्लास। आई होप इट इज क्लियर। तो देयर इज अ चांस कि रिक्वायर्ड लोगों ने तो स्पेशल नोटिस दिया है, बट बाकी शेयर होल्डर्स को पता ही ना हो कि ऐसा स्पेशल नोटिस आया है। देयरफॉर कंपनी को जैसे ही स्पेशल नोटिस मिलता है, कंपनी इसकी 1 कॉपी देंगी रिटायरिंग ऑडिटर को कि भाऊ तुझे निकालने का नोटिस आ गया है, एंड साथ साथ 1 कॉपी देंगी किसको, रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को। और ये कंपनी कब तक करेगी, देखो रिवर्स में चल रहे हैं हम। एजीएम से 14 दिन पहले स्पेशल नोटिस आया, ये कंपनी करेंगी एजीएम से एटलीस्ट 7 दिन पहले, मतलब 14 से 7, ये बीच के 7 दिन का टाइम है कंपनी के पास ये एक्टिविटी करने के लिए। अब रूल क्या बोलता है कि देयर इज अ राइट ऑफ एवरी ऑडिटर। आप जब ऑडिटर के राइट्स या पावर्स पढ़ोगे तो ऑडिटर के पास एक राइट होता है, राइट टू रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंटेशन करना मतलब अपना पक्ष रखना, अपना पॉइंट क्लियर करना। सर क्या हर बार ऑडिटर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है? द आंसर इज नो, बट सपोज प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन आया जिसमें कोई फ्रॉड वॉड की बात सामने आई एंड कंपनी के शेयर होल्डर्स इस ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं, इज इट क्लियर? ऐसे केस में वो भी अपना पक्ष रख सकता है, दिस राइट कि मुझे जब निकाला गया तो मैं अपना पक्ष रख सकता हूं, राइट टू बी हर्ड। इस राइट को बोलते हैं राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो आपने क्या देखा, पूरा स्टेप देखो। शेयर होल्डर्स ने कंपनी को नोटिस दिया एटलीस्ट 14 क्लियर डेज पहले, कंपनी ने ठीक है रिटायरिंग ऑडिटर को 1 कॉपी दी एंड साथ साथ रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को 1 कॉपी दी। अब रिटायरिंग ऑडिटर को मालूम पड़ चुका है कि उसको निकालने का नोटिस आया है, वो चाहे तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, चाहे तो, कंपलसरी नहीं है, वो चाहे तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है,
इट इज अ रूल कि उसने जो रिप्रेजेंटेशन लेटर भेजा है वो कंपनी को भी बाकी सारे शेयर होल्डर्स में सर्कुलेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? किसी रीजन से अगर कंपनी सर्कुलेट नहीं कर पाई तो ऑडिटर के पास क्लास इतना राइट है कि वो अपने आप को एजीएम में आके भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आइडियली तो जैसे ही हम उसे स्पेशल नोटिस से कॉपी देंगे वो चाहे तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन की कॉपी कंपनी को रिमेनिंग शेयर होल्डर्स में बांट देनी है। बट अगर किसी रीजन से टाइम की कमतरता हो या कुछ हो और वो नहीं हो पाया तो वो आके अपने आप को एजीएम में भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रिटायरिंग ऑडिटर कैन गिव रिप्रेजेंटेशन, कंपनी विल सर्कुलेट इट ऑल to all shareholders at least 7 days before general meeting or he can also represent in general meeting. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कहानी पूरी हुई एजीएम के पहले तक क्लास। उनसे स्पेशल नोटिस आया, उसकी कॉपी बाकी दोनों को दी गई, उसने रिप्रेजेंट किया, इज इट क्लियर? इसकी कॉपी बाकी लोगों को दी गई। अब रिमूव करने के लिए एजीएम में आपको फाइनल नेल इन द कॉफिन मारना है एंड दैट इज आपको एजीएम में क्या पास करना पड़ेगा? एसआर। देखो पहले बताया, रिमूव करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो एसआर पास करना पड़ेगा, ठीक है। टू रिमूव हिम, दोनों बातें होंगी। टू रिमूव हिम आपको एसआर पास करना पड़ेगा एंड बाद में न्यू ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए आपको ओआर पास करना पड़ेगा। ये स्टेप को मैं बोलता हूं दिस आर स्टेप्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, जिसको आप रिमूव कर रहे हो। ओके, नाउ आफ्टर अपॉइंटमेंट एक कहानी है, बता रहा हूं मैं आपको। सी, पुराने को रिमूव करने के लिए एसआर पास कर दिया, अब उसकी जगह नए को अपॉइंट करने के लिए ओआर पास कर दिया। अब आईसीआई के कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है जब भी नया ऑडिटर आएगा पुराने ऑडिटर से आशीर्वाद लेगा। आई रिपीट, जब भी नया ऑडिटर आएगा पुराने ऑडिटर से आशीर्वाद लेगा। सर ये आशीर्वाद क्या होता है? इसे हम बोलते हैं रिटर्न कंसेंट या इसे हम बोलते हैं एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दिस इज कंपल्सरी। जब भी कोई नया ऑडिटर कंपनी में आता है वो रिटायरिंग ऑडिटर से या जानने वाले ऑडिटर से एनओसी लेता है या रिटर्न कंसेंट लेता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेता है। ओके, इज इट क्लियर? नाउ सीए एक्ट में बहुत सिंपल सिंपल रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर इसने नहीं मांगा, अगर न्यू ऑडिटर ने रिटायरिंग ऑडिटर से नहीं मांगा एनओसी तो इसका सीओपी भी सीज हो सकता है। यस, और इसने मांगा और सामने वाले ने नहीं दिया तो उसका सीओपी भी सीज हो सकता है। इज इट क्लियर? तो इस प्रक्रिया से आपने नए बंदे को अपॉइंट कर दिया, पुराने बंदे को रिमूव कर दिया। अब कहानी वापस से वही शुरू हो जाएगी। नया बंदा आएगा, फिर कंपनी 15 दिन के अंदर आईओसी को इंटीमेट करेंगी फॉर्म नंबर 15 डेज, फॉर्म नंबर 81 में, एंड ये पूरी कहानी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, दोनों भी है। रिमूवल ऑफ ऑडिटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर, उसके लिए भी सेम क्वेश्चन है, और अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, उसके लिए भी सेम सेक्शन है, सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। ये पूरी कहानी बताता है कि शेयर होल्डर्स मीटिंग से 14 दिन पहले स्पेशल नोटिस देंगे कि हमको ऑडिटर को रिमूव करना है। उसकी एक कॉपी कंपनी रिटायरिंग ऑडिटर को देगा एंड साथ साथ, ठीक है, रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को देगा। रिटायरिंग ऑडिटर चाहे तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, उसकी भी कॉपी कंपनी को सर्कुलेट करनी पड़ेगी। अगर किसी रीजन से सर्कुलेट नहीं कर पाई तो रिटायरिंग ऑडिटर के पास इतना पावर है कि वो अपने आप को मीटिंग में आके भी रिप्रेजेंट कर सकता है। अब सर एजीएम में क्या होगा? एजीएम में इसे रिमूव करने के लिए एसआर पास करना पड़ेगा एंड नए ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए ओआर पास करना पड़ेगा। सर पुराना ऑडिटर रिमूव हो गया, यस। नया ऑडिटर आ गया, यस। नया ऑडिटर पुराने ऑडिटर से क्या कर लेगा? एनओसी लेगा, रिटर्न कंसेंट लेगा। ओके, तो दिस वाज सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। एक लास्ट कंसेप्ट देखते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 में नया नया आया है कि ट्रिब्यूनल भी रिमूव कर सकती है ऑडिटर को। यस, सो सर ट्रिब्यूनल भी रिमूव कर सकती है ऑडिटर को, सेक्शन 140 सबसेक्शन 5। नाउ ये कब कर सकती है ये समझ लो, ऑन एप्लीकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन। मतलब यहां मेजरली फोकस हम इस फैक्ट पे कर रहे हैं, नंबर 1, अगर ऑडिटर अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहा, या मोर स्पेसिफिकली अगर वो कंपनी के कुछ बड़े लोगों के साथ में मिलके
फ्रॉड कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, ऐसे केस में क्या होगा हम वो बात कर रहे हैं। ओके, सो रूल बहुत सिंपल है। अगर ट्रिब्यूनल को किसी ने एप्लीकेशन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया या किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन अप्लाई कर सकता है, तो ट्रिब्यूनल पहले एक हियरिंग कंडक्ट करेंगे एंड हियरिंग कंडक्ट होने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, क्लास हियरिंग कंडक्ट करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो कि ऑडिटर एक्टेड फ्रॉडुलेंटली, सो दिस इज द ग्राउंड, this is the reason for that section. I hope it is clear. This is the ground or this is the reason for that section. तो ट्रिब्यूनल कब निकाल सकती है ऑडिटर को? अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 5, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाए कि क्लास उसने फ्रॉड किया है, ऐसे केस में उसे ट्रिब्यूनल रिमूव कर सकती है। अब पॉइंट समझो, अगर ट्रिब्यूनल रिमूव करेगी तो ट्रिब्यूनल विद इन 15 डेज उससे ऑर्डर दे देगी कि भाई साहब तू अपना ऑफिस वेकेट कर दे। देखो कैजुअल वैकेंसी आ जाएंगे उसके पोस्ट पे, तो ट्रिब्यूनल उसे 15 दिन के अंदर नोटिस दे देगी कि भाई साहब तू अपना ऑफिस वेकेट कर दे। एंड सबसे खास बात, अगर ट्रिब्यूनल रिमूव कर रही है क्लास, ही कैन नॉट बी ऑडिटर इन एनी कंपनी फॉर 5 years। अगले 5 साल तक वो किसी भी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। वापस से ये पॉइंट पे फोकस करो, अगर ट्रिब्यूनल रिमूव करने की बात करेगी, अगर ट्रिब्यूनल रिमूव करेगी तो ऑडिटर 5 साल तक किसी भी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। फिर से पूरी कहानी क्या है, अगर ऑडिटर फ्रॉडुलेंटली एक्ट कर रहा है, दिस इज द ग्राउंड फॉर दिस सेक्शन, तो कोई ना कोई पर्सन, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो एनी पर्सन कैन अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल यहाँ पे हियरिंग कंडक्ट करेंगी एंड अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो वो ऑर्डर देंगी ऑडिटर को कि तू निकल जा, 15 दिन के अंदर निकल जा। इज इट क्लियर? तो ऑडिटर को 15 दिन के अंदर अपने ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा एंड जिस पर्सन को ट्रिब्यूनल ने ऐसे निकाला है वो अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। प्लस साथ साथ कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 447 के पनिशमेंट्स है जो फ्रॉड से जुड़े हुए हैं वो भी उस पर अट्रैक्ट हो गए। ओके, तो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 में हमने क्या देखा कि ऑडिटर को रिमूव कर रहे बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर अगर रिमूव करना है तो पहले बोर्ड मीटिंग में बीआर पास करेंगे, उसके बाद में परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को इन फॉर्म नंबर 82, उसके बाद परमिशन मिलने के बाद जनरल मीटिंग में एसआर पास करेंगे। ओके, रेजिग्नेशन के लिए हमने देखे सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 and 3। ओके, सो रेजिग्नेशन में वो बोलता है कि रिजाइन करना है तो 3 लोगों को नोटिस देना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर 83, 30 दिन के अंदर रेजिग्नेशन से। ओके, फिर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 बात करता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर नहीं, एजीएम्स में अगर रिमूव करना है और उसके जगह किसी और पर्सन को अपॉइंट करना है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करनी है। एंड सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 बात करता है क्लास किसकी, कि ट्रिब्यूनल कब रिमूव कर सकती है। याद रखना, अगर ट्रिब्यूनल ने रिमूव किया तो वो बंदा अगले 5 साल तक किसी भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। ओके, परफेक्ट। चलो, लेक्चर बड़ा कर रहा हूं मैं, स्लाइड बड़ी कर रहा हूं, आप चाहो तो ये लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके। सो सर, अभी तक कौन कौन से सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं अपने? सेक्शन 139 में अपन ने अपॉइंटमेंट से रिगार्डिंग, रोटेशन से रिगार्डिंग सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लिए, सारे सब सेक्शंस कंप्लीट कर लिए। सेक्शन 140 बात करता है रिमूवल, रेजिग्नेशन की, वो हमने अभी देखा। सेक्शन 141 बात करता है क्वालिफिकेशन की और डिस्क्वालिफिकेशन। तो अपॉइंट कैसे होगा वो हो गया, रिमूव कैसे होगा वो हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा यहां पे कि कौन क्वालिफाइड है, कौन अपॉइंट हो सकता है, वो भी हमने क्लास यहां तक कंप्लीट कर लिया। तो अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल, हमारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। कमिंग टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 142। सेक्शन 142 बात करता है क्लास रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में। नाउ यहां ध्यान दो, मैंने एक गोल्डन रूल बनाया है आपको याद करने के लिए। इट इज वेरी सिंपल।
जो अपॉइंट करेगा वो ही रेम्यूनरेशन भी फिक्स करेगा, जो अपॉइंट करेगा वो ही रेम्यूनरेशन भी फिक्स करेगा। नाउ अभी तक की कहानी में आप देख चुके हो कौन कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर को। अदर कंपनी में दो ही ऑप्शन देखे अपन ने, या तो शेयर होल्डर्स देखा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखा। इज इट क्लियर? हाँ, गवर्नमेंट कंपनी में तीन ऑप्शन देखे अपन ने, सीएजी भी अपॉइंट करता है कुछ कुछ केसेस में, कुछ केसेस में बीओडी भी अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स भी अपॉइंट करते हैं, एंड कुछ केसेस में शेयर होल्डर्स भी अपॉइंट करते हैं। ओके, सो रेम्यूनरेशन फिक्स कौन करेगा? रूल इज जो अपॉइंट करेगा वो ही रेम्यूनरेशन फिक्स करेगा। पे कौन करेगा? ऑफ कोर्स कंपनी पे करेंगी। ठीक है, मैं हमेशा अपने क्लास में बोलता हूं कंपनी क्लास तरबूज है, तरबूज। ठीक है, तरबूज समझता है आपको? वाटरमेलन। तो कंपनी क्या है? कंपनी तरबूज है। वो एक कहावत है ना कि चाकू तरबूज पे गिरे या तरबूज चाकू पे, कट्टा हमेशा तरबूज ही है। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं अपॉइंट कोई भी करे, रेम्यूनरेशन कोई भी फिक्स करे, बट पे बिचारी हमेशा कंपनी ही करती है, कंपनी तरबूज है। ओके, सो अदर कंपनीज में, ठीक है, इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिक रूल ही वही है, जो अपॉइंट करेगा वो ही रेम्यूनरेशन भी फिक्स करेगा। इसका एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज गवर्नमेंट कंपनी में, जहां सीएजी अपॉइंट करता है। इज इट क्लियर? गवर्नमेंट कंपनी भले ही अपॉइंट सीएजी करता है, बट उसका रेम्यूनरेशन फिक्स कौन करता है? शेयर होल्डर्स। ओके, वापस से सेक्शन 142 डील्स विथ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। याद क्या रखना है कि जो बंदा अपॉइंट करता है वो ही रेम्यूनरेशन फिक्स करता है। इज इट क्लियर? इसका एक ही एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट कंपनी में भले ही सीएजी अपॉइंट करते हैं, बट उसका रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर्स फिक्स करते हैं जनरल मीटिंग में। ओके, वेरी सिंपल। दिस वाज क्लास सेक्शन 142। ओके, चलो लिख लो। So class, coming again to next section, section 143. इसके पहले की कहानी में सेक्शन 139 था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, 140 था रिमूवल से रिलेटेड, 141 था क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, 142 हमने अभी देखा रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, एंड सेक्शन 143 इज ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। I hope it is clear. Section 143 are duties of auditor. Sir, section भी याद करना बहुत मुश्किल नहीं है. It is very simple, very easy. Okay? तो याद कैसे करेंगे? सेक्शन का नंबर क्या है? 143. I hope इस नंबर से आपको कुछ तो resemblance हो रहा होगा. 143 is nothing but I love you. Is it clear? I love you. 143. तो याद क्या रखना है क्लास कि ऑडिटर अपनी ड्यूटी से प्यार करता है। आई होप इट इज क्लियर। ऑडिटर अपनी ड्यूटी से प्यार करता है। सेक्शन 143। तो सेक्शन 143 डील्स विद ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। इसमें क्लास करीब 12 सबसेक्शंस इंपॉर्टेंट है 15, बट इंपॉर्टेंट है 12 सबसेक्शन। ये 12 को मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू करने के लिए ये चार्ट ड्रॉ किया है। ओके, मैं आपको ओवरव्यू कर रहा हूं, सारे पॉइंट्स बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से शांति से सुनना। तो सबसेक्शन 1 डील्स विथ स्पेसिफिक इंक्वायरी। सर ये क्या है? याद होगा आपको, एज अ ऑडिटर हमको रिपोर्ट करना पड़ता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर शो करता है या नहीं। वो जो ऑडिट रिपोर्ट में करते हैं, उसको छोड़ के एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमने ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे 700 में देखा था, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, वो इस सेक्शन से आने वाला है कि ऑडिटर को कुछ एडिशनल चीजें जिसमें रिपोर्ट करने बोला गया है, वो सेक्शन 143 में कवर होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्पेसिफिक इंक्वायरी। अब सब लोग ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। सी, इंक्वायरी और रिपोर्टिंग में फर्क है, जान लो सब लोग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंक्वायरी एंड रिपोर्टिंग। इंक्वायरी का मतलब होता है इंक्वायर करो, कुछ गड़बड़ी है तो रिपोर्ट करो, वरना रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब इंक्वायर करो, सब कुछ सही है तो शांत रहो, कुछ गड़बड़ी है तो रिपोर्ट करो। ओके, तो ऐसे 6 मैटर्स दिए हुए हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, जिसमें आपको इंक्वायरी करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं,
इंक्वायरी मतलब इंक्वायर करो, सब कुछ सही है तो शांत रहो, कुछ गड़बड़ी है तब रिपोर्ट करो। ओके। सबसेक्शन 2 बात करता है ट्रू एंड फेयर व्यू। ये बात कर रहा है कि एज अ ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मेरे कहा सारे हेडिंग दिए हुए हैं, फिर हम बात करते हैं एक साथ। ठीक है। रिपोर्ट ओनली व्हेन नेगेटिव। अच्छा, ये पूरा शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, बट आप ये सब मत लिखो अभी। ओके, आई वुड एडवाइस यू कि आप इस चार्ट को, दिस इज जस्ट ओवरव्यू चार्ट, उसमें ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट आगे के सेक्शन में आने ही वाला है। मेरे ध्यान से निकल गया, ये मैंने कट करने बोला था अपने असिस्टेंट को। एनीवेज, ठीक है, ये मत लिखो, इतना लिख दो, रिपोर्ट ओनली व्हेन इट इज नेगेटिव। कुछ भी नेगेटिव होगा तो रिपोर्ट करना पड़ेगा, वरना रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो। सबसेक्शन 2 बात करता है ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, आपको याद होगा बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर क्या है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट करना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करता है या नहीं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एक काम करते हैं, नहीं चलो ठीक है। ओके, सो वो जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे 200 ने दी थी ऑडिटर को, इज इट क्लियर, वो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज एक्ट में भी लिखी है क्लास, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 ट्रू एंड फेयर व्यू। देखो मैं कैसे याद करता हूं, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, देखो, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट if any adverse effect on the functioning of the company mentioned in audit report, read before members in general meeting open to inspection. ओके, इतना सब नहीं लिखना था। एक काम करता हूं मैं आपको, ठीक है, एक साथ मैं इसको एक अलग चार्ट में ड्रॉ कर देता हूं। ओके, सो क्लास यू कैन सी सेक्शन 143 ओवरव्यू। मैं भी आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं, दैट्स इट। ये सेक्शंस में से कुछ सेक्शंस हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे और बचे हुए इसके बाद कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 बात करता है सर स्पेसिफिक इंक्वायरी की, यानी यहां पे ऐसे 6 मैटर्स दिए हुए हैं जहां ऑडिटर इंक्वायर करेगा। इज इट क्लियर? ऐसे 6 मैटर्स दिए हुए सर जहां पे ऑडिटर इंक्वायर करेगा, एंड इन केस ऑफ कुछ भी नेगेटिव है तब रिपोर्ट करेगा। तो इंक्वायरी का बेसिक मतलब वही होता है कि आप इंक्वायर करो, हर बार रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ भी नेगेटिव है तब रिपोर्ट करो। ओके, नाउ सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 बात करता है ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू मैंने अभी बात की थी क्लास कि यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई हुई है जो ऐसे 200 में बताया था, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव बताया हुआ है कि एज अ ऑडिटर आपको रिपोर्ट करना है वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। तो डिफाइंस objective of auditor to report on TNF, मतलब ट्रू एंड फेयरनेस व्यू। जो ऐसे 200 में बोला गया था, कहां पे, जो ऐसे 200 में बोला गया था आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर में, वो सेम चीज कंपनीज एक्ट में बोला गया है सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 में। Now, section 143 subsection 3 is principal assertions. क्या बोला? Principal assertions. Now, principal assertions मतलब क्या? assert करना मतलब कमेंट करना, principal मतलब principally। ये ऐसे कुछ पॉइंट्स है क्लास जहां नो मैटर व्हाट आपको उन पॉइंट्स पे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा इन योर ऑडिट रिपोर्ट। ओके, इसीलिए ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट में जो अदर स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें नो मैटर व्हाट कोई भी ऑडिट रिपोर्ट हो, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3
कि मुद्दों पे तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना कंपलसरी है। इज इट क्लियर? इन मुद्दों पे तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना कंपलसरी है। ओके, सो दिस इज प्रिंसिपल असर्शंस। क्या बोलता है ये? मैटर्स ऑन विच रिपोर्टिंग, यहां मैंने इंक्वायर नहीं वर्ड यूज किया क्लास, रिपोर्ट वर्ड यूज किया है। रिपोर्ट करना कंपलसरी है। रिपोर्टिंग इज कंपलसरी। ऐसे कुछ मुद्दे जहां रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है। ओके, चलो सेक्शन 143 सबसेक्शन 4 बात करता है क्वांटिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन। ये बात करता है क्वांटिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन। मतलब क्या सर? मतलब जब भी आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे, सेक्शन 143 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? जब भी आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे, आपको उसका रीजंस और आपको उसका इफेक्ट बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलतियां मिली हमें, तो उसके कारण हम क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर रहे हैं। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट तो हमने ओपिनियन पैराग्राफ में लिख दिया, बट बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में हम क्या करते हैं क्लास? इसे क्वांटिफाई करते हैं। हम रीजन लिखते हैं कि किस रीजन से हमने रिपोर्ट को मॉडिफाई किया था। आई होप इट इज क्लियर। सो क्वांटिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन, व्हेनेवर ऑडिटर मॉडिफाइज हिज रिपोर्ट, जब भी ऑडिटर रिपोर्ट को मॉडिफाई करता है वो रीजन बताता है एंड उसका इफेक्ट बताता है उस मॉडिफिकेशन का। दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिफिकेशन। जब भी आप रीजन बता रहे हो और उसका इफेक्ट बता रहे हो, मतलब आप रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रहे हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करो, पहले इतना लिख लो। इज इट क्लियर? उसके बाद और बचे हुए सबसेक्शंस भी यहां मैं कवर करता हूं। चलो क्लास आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट सबसेक्शंस क्या बोलते हैं? सेक्शन 143, अगेन ओवरव्यू देख रहे थे हम सेक्शन का। उसमें से कुछ सेक्शंस हमने जगह पे कंप्लीट कर दिए। जैसे सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 अपना हो गया, सबसेक्शन 4 अपना जगह पे हो गया। इज इट क्लियर? 1 देखना बाकी है, 3 देखना बाकी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सबसेक्शन 5, 6, 7 जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑडिट से रिलेटेड है। सबसेक्शन 8 जो ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड है। सबसेक्शन 9 और 10 जो स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। सबसेक्शन 11, सबसेक्शन 12। 11 बात करता है कारों की, 12 बात करता है फ्रॉड रिपोर्टिंग की। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो इसमें से क्या क्या सेक्शन से क्या पॉइंट बोल रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं क्लास। सो सेक्शन 143 सबसेक्शन 5, 6 एंड 7 स्पेसिफिकली बात करता है गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑडिट यानी गवर्नमेंट कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनीज के एंगल से ये बात करता है। गवर्नमेंट ऑडिट छोड़ो, गवर्नमेंट कंपनीज आपके लिए मोर इजी होगा। सो ये स्पेसिफिकली बात कर रहा है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। तो सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि सीएजी कैन आस्क ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन एडिशनल मैटर्स। मतलब सर वैसे तो ऑडिट रिपोर्ट में किन किन पॉइंट्स पे रिपोर्ट करना है वो ऐसे 700, 701, 705, 706 और सेक्शन 143 में दिया हुआ है। बट गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी ऑडिटर को वो एडिशनल मैटर्स भी बता सकता है जिसमें वो चाहता है कि ऑडिटर रिपोर्ट करे। ओके,
दिस इज सेक्शन 143 सबसेक्शन 5. 6 क्या बोलता है? आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑडिट रिपोर्ट, जब भी गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी को सीए से ऑडिट रिपोर्ट मिलती है, ही कैन कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट. He can conduct supplementary audit within 60 days. Within 60 days. कि वो चाहे तो अगर वो ऑडिट से सेटिस्फाई नहीं है तो फिर से 60 दिन के अंदर या तो उसी पर्सन से या किसी और से सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकता है. फिर से 5, 6, 7 हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली गवर्नमेंट कंपनी के लिए. 7 बोलता है सीएजी कैन ऑल्सो कंडक्ट टेस्ट ऑडिट. इसके लिए टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ है क्लास, बट ही कैन ऑल्सो कंडक्ट टेस्ट ऑडिट. मतलब वो की एरियाज जहां उसे लगता है कि नहीं यहां फिर से चेक होना चाहिए, वो उन की एरियाज में चेक करवाने के लिए फिर से ऑडिटर को बोल सकता है. सर फर्क क्या है? सप्लीमेंट्री ऑडिट में पूरा ऑडिट फिर से होगा, टेस्ट ऑडिट में सिर्फ गिने चुने कुछ कुछ चीजों का ऑडिट, ठीक है, फिर से होगा. ओके, सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए टाइम लिमिट दी हुई है, 60 डेज के अंदर ही उसे ऑर्डर करना है, जबकि टेस्ट ऑडिट के लिए क्लास कोई टाइम लिमिट दी हुई नहीं है. ओके, सो आई रिपीट, सेक्शन 143 सबसेक्शन 5, 6 एंड 7 स्पेसिफिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ला रहा है किसके ऊपर? सीए के ऊपर, ऑडिटर के ऊपर. ये गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड है. सब सेक्शन 5 बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी ऑडिटर से एडिशनल चीजों पे भी रिपोर्ट करवा सकता है. ओके, सबसेक्शन 5. 6 बोलता है कि अगर वो ऑडिट से सेटिस्फाई नहीं है तो 60 दिन के अंदर वो सप्लीमेंट्री ऑडिट भी ऑर्डर कर सकता है. सब सेक्शन 7 बोलता है क्लास कि वो कुछ की एरियाज का भी फिर से ऑडिट करवा सकता है. इसे बोलते हैं टेस्ट ऑडिट. ओके, नाउ सब सेक्शन 8 बात करता है क्लास ब्रांच ऑडिट के बारे में, जो हमने स्पेसिफिकली अपने लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं, रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में. ओके, ऑडिट के लेक्चर्स में भी ब्रांच ऑडिट मैंने अलग से पढ़ाया आपको, ठीक है, तो वो कंप्लीट कर चुके हैं हम. आगे बढ़ते हैं. 9 और 10 बात करता है एसेस के बारे में. सर एसेस मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. एसेस मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. क्लास इसके पहले दो चीजें ध्यान देना. पहले तो पुराने एक्ट में कहीं भी ऐसा नहीं बोला हुआ था कि ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स फॉलो करना कंपलसरी है. यस, एसए 200 में ऑडिट में बोला गया था, बट लॉ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो करना कंपलसरी है. यह पॉइंट लिख के आ गया सब सेक्शन 9 में कि ऑडिटर हैज टू फॉलो ऐसे. ऐसे मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. ऐसे फॉलो करना कंपलसरी है आप किसको? ऑडिटर को. ओके, सब सेक्शन 10 में सर क्या लिख के आया? सब सेक्शन 10 में ये लिख के आया, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से, ठीक है. पहले ये स्टैंडर्ड्स इशू करने का पावर आईसीएआई के पास था. ओके, ये पावर यू ऑल नो अब छीन के किसके पास आ गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. तो सब सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू इशू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एसेस. तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर आ गया है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करने का. ओके, सब सेक्शन 11 बात करता है कारो के बारे में. कारो लॉ के सिलेबस में नहीं है, इंटर लॉ में. ऑडिट में अलग से कारो है जो हम कर चुके हैं अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस में. इज इट क्लियर? पिछले क्लास में हमने कारो ही देखा था कि कारो किस पे एप्लीकेबल है. कारो के वो 16 क्लॉजेस हमने समझे थे जिसमें हमको रिपोर्ट करना है. ओके, सब सेक्शन 12 इज फ्रॉड रिपोर्टिंग. ओके, कुछ पॉइंट्स है फ्रॉड रिपोर्टिंग के जो हम डिस्कस करने वाले हैं. नाउ क्लास में एक बार पूरा ओवरव्यू करता हूं. इसमें से कौन कौन से सेक्शंस पेंडिंग है हमारे, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं.
ओके चलो, सब सेक्शन 1 बोलता है स्पेसिफिक इंक्वायरी। तो कंपनीज एक्ट ने ऐसे 6 मैटर्स दिए हैं जहां वो ऑडिटर को बोलता है कि आपको इसमें इंक्वायर करना है। सर, इंक्वायरी और रिपोर्टिंग में डिफरेंस क्या है? इंक्वायरी मतलब इंक्वायर करो, अगर सब कुछ सही है तो शांत रहो, गड़बड़ी है तो रिपोर्ट करो। इज इट क्लियर? वो 6 मैटर्स अपना देखना बाकी है, पेंडिंग है। ओके, सबसेक्शन 2 बोलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि एज अ ऑडिटर आपको ट्रूनेस एंड फेयरनेस पे रिपोर्ट करना है। 3 इज प्रिंसिपल असर्शंस, वहां कुछ मैटर्स है जिस पे रिपोर्ट करना कंपलसरी है। ये हमने अभी तक देखा क्या? नहीं, तो मैं इससे भी पेंडिंग छोड़ रहा हूं। पेंडिंग मतलब इसके बाद दिखाने वाला हूं। फिर नेक्स्ट इज क्वांटिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन। सबसेक्शन 4 बोलता है कि जब भी आप रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हो, मतलब क्लीन रिपोर्ट को छोड़ के अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट देते हो, नेगेटिव रिपोर्ट देते हो या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हो, तो आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे और उसका इफेक्ट लिखना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में, जो हम प्रैक्टिकली करते थे कौन से पैराग्राफ में? बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में। ये अपना हो चुका था। फिर आगे बढ़ते हैं। सब सेक्शन 5, 6, 7 क्लास बात करता है स्पेसिफिकली किसके बारे में? गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। कि वैसे तो बाकी जगह लिखा हुआ है, बट सबसेक्शन 5 बोलता है कि गवर्नमेंट कंपनी में सीएजी ऑडिटर से एडिशनल चीजों पे भी रिपोर्ट करवा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, सबसेक्शन 6 बोलता है कि वो सप्लीमेंट्री ऑडिट भी करवा सकता है विद इन 60 डेज। इज इट क्लियर? सबसेक्शन 7 बोलता है वो टेस्ट ऑडिट भी करवा सकता है। ये यहीं पे हमारा कंप्लीट हो गया। 8 बात करता है ब्रांच ऑडिट के बारे में, आप रेस्पेक्टिव क्लासेस में अपने देख चुके हो। 9 एंड 10 बात करता है स्टैंडर्ड्स के बारे में। सबसेक्शन 9 बोलता है कि ऐसे फॉलो करना कंपलसरी है। इज इट क्लियर? एंड ऐसे इश्यू करने का पावर किसके पास है क्लास? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट ये वो करेंगे इन कंसल्टेशन विथ नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ओके। 11 बात करता है कारो, जो लॉ में एप्लीकेबल नहीं है बट ऑडिट में एप्लीकेबल है। एंड 12 बात करता है फ्रॉड रिपोर्टिंग, ये अपना पेंडिंग है। तो 3 सेक्शंस अपने अभी देखने बाकी है, 143 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 12। बाकी सब कुछ हमने यहीं पे साथ साथ कंप्लीट कर लिया। तो मैं इसे बड़ा कर चुका हूं, ठीक है। आप आराम से इस पॉइंट को लिख लो और वो 3 पॉइंट कंप्लीट करते हैं, फिर ऑलमोस्ट अपना ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। So class, starting with section 143, subsection 1, that is duty to inquire. Sir, inquire करना मतलब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले आप इन मैटर्स को इंक्वायरी करो। अगर सब कुछ सही है तो शांत रहो, कुछ भी गड़बड़ी है तब जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो इंक्वायर कितने मैटर्स करने हैं सर? 6 मैटर्स करने हैं। ये सारे मैटर्स यहां पे दिए हुए हैं। शॉर्टकट में बाद में आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले ये सारे पॉइंट्स समझ जाते हैं। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है। इंक्वायर मीन्स टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ओनली इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी। कुछ गड़बड़ी है तब रिपोर्ट करेंगे सर, अदरवाइज हम लोग रिपोर्ट करने वाले नहीं है। रिपोर्ट ओनली इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट मैटर में इंक्वायर क्या करना है, देखो क्लास, जब भी कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस दिए, मेड बाय कंपनी, जो भी कंपनी ने लोन्स एंड एडवांसेस बाहर वालों को दिए हैं, किसी और को दिए हैं, ये लेने वाला पॉइंट नहीं कर रहा है, ये देने वाला पॉइंट कर रहा है। आपको इंक्वायर करना है, नंबर 1, क्या वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं, मतलब कंपनी ने सफिशिएंट सिक्योरिटी ली है या नहीं ली है उसके अगेंस्ट में, नंबर 1। नंबर 2, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पे दिए गए हैं, क्या वो कंपनी के लिए प्री जुडिशियल तो नहीं है। सर, प्री जुडिशियल मतलब इज इट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट में क्या इंक्वायरी करना है, जब भी कंपनी लोन्स एंड एडवांसेस दे रही है ड्यूरिंग द ईयर, जिसको भी दिया, सबसे पहले चेक करो क्या कंपनी ने प्रॉपर सिक्योरिटी लिया या नहीं लिया। इज इट क्लियर? नंबर 2, उस लोन्स एंड एडवांसेस से टर्म्स एंड कंडीशंस चेक करो। अगर सब कुछ सही है, इज इट क्लियर,
तो फिर आपको कुछ रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है लोन के अमाउंट को कवर करने के लिए, या आपको लगता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम दिया हुआ है, या ठीक है रिपेमेंट शेड्यूल प्रॉपरली नहीं है, ऐसे केस में आप इसे रिपोर्ट कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट था एस, शॉर्टकट बाद में बताऊंगा। हेडिंग दिया हमने सिक्योरिटी, क्या बोला, जब भी कंपनी ने लोन्स एडवांसेस दिए किसी को, दो चीजें चेक करनी है। नंबर वन, क्या वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है या नहीं है। नंबर टू, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बी से मियर बुक एंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है बी से मियर बुक एंट्रीज। सर मियर बुक एंट्रीज मतलब क्या होता है, जिसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई बिल नहीं है, कोई वाउचर नहीं है। अब क्लास प्रैक्टिकल लाइफ में हर चीज के आपको बिल नहीं मिलते, हर चीज के आपको वाउचर नहीं मिलते। इज इट क्लियर? तो जब हम ऑडिट कर रहे हैं, ऐसे वो सारे ट्रांजैक्शंस जिसके हमको बिल नहीं मिले, ठीक है, हम वो चेक करेंगे कहीं उसमें फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये फ्रॉडलेंटली तो एंटर नहीं किया है, कहीं तो गलत अमाउंट से तो एंटर नहीं किया है। इन शॉर्ट हम चेक करेंगे इज इट प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, क्या अमाउंट फ्रॉडुलेंट है, क्या वो कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है, वो हमको चेक करना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। यहां पे सपोज मुझे कुछ बिल मिले चाय वाले के, अब चाय वाले की एंट्री मिली रिफ्रेशमेंट के नाम से। अब मैंने देखा महीने में 4-5 हजार रुपए का बिल आता है चाय वाले का। मैंने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट किए और चेक किया कि भाई ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है। अब क्लास क्या चाय वाला उस कंपनी को बिल देगा? द आंसर इज नो, चाय वाला थोड़ी बिल देगा कंपनी को, चाय वाले के पास कहां बिल होते हैं। ऐसे केस में हमको समझ रहा है कि दिस इज नॉट प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो जिन जिन की सिर्फ मियर बुक एंट्रीज है और कोई सपोर्टिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, वहां पे हमको चेक करना पड़ेगा क्या ये कंपनी के इंटरेस्ट में है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। ऐसे क्या है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। मुझे बताओ क्लास, आप लोग इन्वेस्ट कब करते हो? सर हम इन्वेस्ट तब करेंगे जब हमारे पास सरप्लस पैसा बचा हुआ है। यस, तो लॉजिकली क्या है, आपने इन्वेस्ट किया तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, जितना इन्वेस्ट किया उससे पैसे ज्यादा मिलेंगे हमको कि कम मिलेंगे? आप बोलेंगे सर ऑब्वियस सी बात है, हमको तो ज्यादा पैसा लेना है तभी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है क्लास, आपने जो इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं उसका सेलिंग प्राइस तो परचेज प्राइस से ज्यादा होगा ना। ऑफ कोर्स यहां पे हम इंक्वायर करते हैं, जब भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए थे सिक्योरिटीज में और वो बेच दिए, क्या उसका सेलिंग प्राइस वो परचेज प्राइस से कम तो नहीं है। इन शॉर्ट यहां हम इंक्वायर करेंगे दोस इन्वेस्टमेंट्स जो हमने सेल कर दिए। इज इट क्लियर? एज अ ऑडिटर आपको इंक्वायर करना है क्या उसका सेलिंग प्राइस उसके परचेज प्राइस से कम तो नहीं है, मतलब लॉस में तो इन्वेस्टमेंट सेल नहीं किया है तो हम रिपोर्ट कर देंगे। नाउ वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन करे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। कई बार वो जेन्युइन रीजन से भी कर सकते हैं कि लॉस होने वाला है, मार्केट गिर गया तो उन्होंने सिक्योरिटीज बेच दी, या कई बार फ्रॉडुलेंटली भी वो ऐसा कर सकते हैं। ओके, सो आई से क्या है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी। हमको सिर्फ ये इंक्वायर करना है क्या उसका सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस से कम तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डी से है डिपॉजिट्स। क्या लोन्स एंड एडवांसेस को इन्होंने डिपॉजिट्स तो शो नहीं किया? सर ये क्या कहानी है? एक बात समझो क्लास, आप जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो वो भी कंपनी पे लायबिलिटी है, एंड आप जो लोन्स एंड एडवांसेस एक्सेप्ट कर रहे हो वो भी कंपनी पे लायबिलिटी है। तो सर फिर लोग लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट क्यों शो करेंगे? बिकॉज लोन्स एंड एडवांसेस इज इन कंटिन्यूअस स्क्रूटिनी ऑफ गवर्नमेंट। कई लोग लोन्स एंड एडवांसेस को यूज करते हैं, ठीक है, ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के लिए, व्हाइट का पैसा ब्लैक करने के लिए। आई होप इट इज क्लियर। इसीलिए लोन्स एंड एडवांसेस आर कंटिन्यूअसली इन स्क्रूटिनी ऑफ गवर्नमेंट। इसीलिए कई लोग शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस भी लायबिलिटी है, डिपॉजिट्स भी लायबिलिटी है, तो जानबूझ के लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट शो करते हैं।
मुझे बताओ, अगर ये लोन्स एंड एडवांसेस जो लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं उन्हें डिपॉजिट शो कर रहे हैं, क्या फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी शो कर रहा है? द आंसर इज नो। देयरफॉर ये पॉइंट यहां पे इंक्वायरी करने बोला गया ऑडिटर को कि इंक्वायरी करो कि कहीं इन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट तो शो नहीं किया। ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत लोग करते हैं, देयरफॉर ये पॉइंट यहां पे आया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, P स्टैंड्स फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। क्या कंपनी के किसी डायरेक्टर, किसी की मैनेजर पर्सन के पर्सनल एक्सपेंसेस इन्होंने फ्रॉडुलेंटली रेवेन्यू अकाउंट्स में तो एंट्री नहीं कर दी? ये एज अ ऑडिटर हमको इंक्वायरी करनी पड़ेगी। अगेन कहानी सिंपल है, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, और नहीं किया तो शांत रहो। ओके, लास्ट पॉइंट, शेयर्स जो पेड अप दिख रहे हैं, ठीक है, क्या वो एक्चुअली पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ? सर, जब शेयर्स पेड अप दिख रहे हैं तब तो एक्चुअली पैसा रिसीव हुआ होगा। नहीं क्लास, कई बार फ्रॉडुलेंटली डायरेक्टर्स फेक एंट्री मार लेते हैं कि उनको जो अनपेड वैल्यू देनी थी वो उन्होंने दे दी है, जबकि एक्चुअली कैश रिसीव नहीं होता। दिस इज फ्रॉड अगेन। तो ऐसे केस में आई रिपीट, फिर से कई बार डायरेक्टर्स अपने रिलेटिव्स जिनको उन्होंने शेयर्स इश्यू किया है उनसे पैसा ना लेते हुए एक फेक एंट्री पास कर देते हैं। हमें इसे रोकना है, देयरफॉर, ठीक है, हमने ये पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पॉइंट डाला कि ऑडिटर इसे चेक करेगा। ओके, सो ये 6 पॉइंट भी है जो है वहां गड़बड़ी हो सकती है, इसीलिए ऑडिटर को उस पर चेक करने बोला गया है। ओके, सो सर शॉर्टकट क्या बनना है? इफ यू कैन सी, SBIDPS। तो बच्चों को मैंने याद करने के लिए एक शॉर्टकट दिया जो इजी है। इंक्वायरी करो SBI की धर्मपेट शाखा कहां पे है। आप देखोगे SBI की शाखाएं होती है। अब हमारे एरिया में एक धर्मपेट नाम का बहुत अच्छा एरिया है, इज इट क्लियर? इसलिए बच्चों को मैंने याद करने के लिए बोला था कि इंक्वायरी करो, उससे इंक्वायरी याद हो जाएगा कि SBI की धर्मपेट शाखा कहां पे है। शॉर्टकट इज SBI की DPS यानी धर्मपेट शाखा। ओके, एस से क्या है सर? सिक्योरिटी। इंक्वायरी करो जब भी लोन से एडवांसेस दिया है, नंबर 1 वो प्रॉपर सिक्योरिटी लिया है या नहीं लिया है, नंबर 2 जिस टर्म्स एंड कंडीशंस में दिए हैं वो कंपनी के इंटरेस्ट में है या नहीं है। बी से जो मियर बुक एंट्री से जहां सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या वो फ्रॉडुलेंट तो नहीं है। आई से जो भी इन्वेस्टमेंट किया सिक्योरिटी में, क्या उसका सेलिंग प्राइस उसके परचेस प्राइस से कम तो नहीं है। डी से क्या इन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट्स तो शो नहीं किया। पी से जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है डायरेक्टर्स के, क्या इन्होंने रेवेन्यू अकाउंट्स में चार्ज तो नहीं किया। एंड लास्ट पॉइंट एस से जो शेयर्स पेड अप दिख रहे हैं, एक्चुअली पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ। याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंस वे में इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है एंड इट्स ए क्वेश्चन, इसके आने के चांसेस ज्यादा है। थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है एंड इसमें आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, तो मैं स्लाइड को बड़ा कर रहा हूं, जिसको लिखना है पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलो गाइस, मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, जो बात करता है प्रिंसिपल असर्शंस की। सर, प्रिंसिपल असर्शंस मतलब नो मैटर व्हाट, ये जितने पॉइंट्स हैं इस पे आपको रिपोर्ट करना कंपलसरी है। ओके, बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है जो आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, इन सब पॉइंट्स को हम देखना शुरू करते हैं। ओके, इसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट है और एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन आता है। ओके, सो पहला पॉइंट आई से है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। क्या बोलते हैं सर? इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जहां जहां ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ ऑडिट रिक्वायर्ड था, क्या आपने लिया या नहीं लिया। सिंपल, ठीक है, ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ ऑडिट जहां जहां इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड था, क्या आपने वो एक्सप्लेनेशन लिया या नहीं लिया, इस पे आपको रिपोर्ट करना है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इश्यू कर रहे हो आप लोग ऑडिट के हिसाब से, इज इट क्लियर? इसका मतलब आपको सारी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नहीं मिली, तो ओपिनियन पैराग्राफ में तो आप लिख दोगे, ठीक है, कि डिस्क्लेमर ऑफ दे रहे हैं,
और यहां पे मेंशन करोगे कि ऑल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन वाज नॉट ऑब्टेन बाय ऑडिटर, ऑडिटर को नहीं मिली सारी इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ए से क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि आपको लिखना है क्या एंटिटी ने एएस फॉलो किया या नहीं किया। आई रिपीट, अगर एंटिटी एएस फॉलो नहीं करती तो हम रिपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं, तो वो तो अलग इश्यू हो गया। इन सब रीजन से जहां जहां रिपोर्ट मॉडिफाई होती है वहां तो आप मॉडिफाई करोगे, साथ साथ यहां भी वो पर्टिकुलर पॉइंट को मेंशन करोगे कि एंटिटी ने कोई तो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं किया या फॉलो नहीं किया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बी से क्लास 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या एंटिटी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है या नहीं किया है, उस पर भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट बी से है बैलेंस शीट एंड पीएनएल, क्या बैलेंस शीट एंड पीएनएल इज इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बैलेंस शीट एंड पीएनएल में कोई विंडो ड्रेसिंग तो नहीं हुई है, सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बैलेंस शीट या पीएनएल बनाई है या नहीं, उस पर भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहला भी क्या है सर, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन है, दूसरा भी क्या है, क्या बैलेंस शीट एंड पीएनएल, ठीक है, इज इन अकॉर्डेंस विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लास्ट बी से है ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट, हम सबने ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट में पढ़ा था, ब्रांच ऑडिट में पढ़ा था कि ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट बना के सबमिट करता है हेड ऑडिटर को, प्रिंसिपल ऑडिटर को, एंड ये फिर पूरी कंपनी का, ना सिर्फ ब्रांच का बल्कि पूरी कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करता है शेयर होल्डर को। तो एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या आपको ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट टाइमली सबमिट हुई या नहीं, HA मतलब हेड ऑडिटर, मतलब प्रिंसिपल ऑडिटर, मतलब मेन कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो जितने भी ब्रांचेस होती है सर, उन ब्रांचेस का, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट बना के ब्रांच ऑडिटर सबमिट करता है हेड ऑडिटर को, और हेड ऑडिटर पूरी कंपनी पे रिपोर्ट करता है शेयर होल्डर्स को। तो हेड ऑडिटर यहां पे रिपोर्ट करता है क्या उसे ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट टाइमली मिली या नहीं मिली। ओके, सो शॉर्टकट यहां पे है आई, ABCDEF, खत्म, वेरी सिंपल। आई अलग से ले लिया, ABCDEF। ए से क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बी से कितने पॉइंट थे सर, 3, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन किया है, क्या बैलेंस शीट एंड पीएनएल इज इन अकॉर्डेंस विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड क्या ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट उसको टाइम में सबमिट हुआ है। सी से क्या है सर, सी से दे टॉक अबाउट कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में हम बात कर रहे हैं क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेट है या नहीं है, बट क्या पूरे एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम, नहीं सर, हम बात कर रहे हैं सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। आई रिपीट, यहां पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो फाइनेंसिस से रिगार्डिंग है, क्या वो एडिक्वेट है या नहीं, एंड ये पॉइंट को खास याद रखना बिकॉज दिस वाज अ अमेंडमेंट। पहले सिर्फ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था एज अ होल, अब इसको चेंज करके उन्होंने फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम कर दिया है। ओके, सो क्या फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम इस एंटिटी का डिपेंडिंग अपॉन उसके साइज एंड नेचर, तो एज अ ऑडिटर वी नो कि साइज और नेचर के हिसाब से एंटिटी की उसका कंट्रोल सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो व्हाट आर आवर व्यूज, क्या एंटिटी के फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम उसके साइज के हिसाब से एडिक्वेट है या नहीं है, उस पर भी हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो आई, ए, बी, सी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, डी, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स का कहां से डिस्क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ ऑडिट अगर डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हो गए अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 तो आपको उस पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। सर ये कौन से प्रोविजन है, ये आपके काम के नहीं है, इंटर के सिलेबस में नहीं है, तो आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बट इतना याद रखो कि ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ ऑडिट अगर डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हुए हैं, कुछ डायरेक्टर्स, कुछ क्या कंपनी में सारे के सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अगर उन्होंने सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 का नॉन कंप्लायंस किया। ओके, अगर आपके टेन्योर ऑफ ऑडिट में ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि हाँ इस साल हमारे डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हुए हैं अंडर सेक्शन 164
सबसेक्शन 2. ओके, सो आई रिपीट, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, आई से क्या इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जहां जहां रिक्वायर्ड था आपको मिला या नहीं मिला. ए से क्या एंटिटी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया या नहीं किया. शॉर्टकट देखो क्या है, आई ए बी सी डी ई एफ और बी क्यूब है. ओके, बी से कितने पॉइंट्स थे, 3. क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन था, क्या बैलेंस शीट एंड पीएनएल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बनी है, क्या ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट उसको टाइम में सबमिट हुआ है. सी से क्या था, कंट्रोल सिस्टम, किसके बारे में, फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम, क्या एंटिटी का फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम सर एडिक्वेट है या नहीं है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट डी से क्या इस साल डायरेक्टर्स डिस्क्वालीफाई हुए हैं अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2. ओके, चलो लिख लो, एक दो पॉइंट बचे इसके, वो भी हम कंप्लीट करते हैं.
तो क्लास नेक्स्ट इज सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 जो बात करता है फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में। तो वैसे तो ऐसे 240 स्पेसिफिकली फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है, बट उसे छोड़ के ऑडिटर को कंपनीज एक्ट ने भी ये सेक्शन या ये प्रोविजन दे दिया कि आपको फ्रॉड पे रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर आपको कोई भी फ्रॉड दिखते हैं ड्यूरिंग द ईयर। ओके, इट्स अ इंपॉर्टेंट सेक्शन, अगेन आई रिपीट। सो रूल क्या है? रूल इज अगर कोई भी फ्रॉड मिला ऑडिटर को ड्यूरिंग द ईयर, कोई भी फ्रॉड मिला अगर किसको? ऑडिटर को, तो हम चेक करेंगे अमाउंट ऑफ फ्रॉड कितना है सर। ओके, अगर ये अमाउंट ऑफ फ्रॉड अप टू 1 CR है तो ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना पड़ेगा ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो 1 करोड़ से तक का फ्रॉड है, मतलब छोटा मोटा फ्रॉड है। अगर ये फ्रॉड क्लास 1 करोड़ रुपए तक का है तो ऑडिटर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और देना पड़ेगा किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और ऑडिट कमेटी को। बट अगर ये फ्रॉड, ठीक है, नोट क्या बोलता है? दिस सेक्शन म्यूटेंडिस अप्लाइज टू CMA एंड CS। ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिटर को भी ये रूल एप्लीकेबल है और सेक्रेटरियल ऑडिटर को भी ये रूल क्लास एप्लीकेबल है। ओके, कंपनी शुड ऑल्सो इंक्लूड दिस इन बोर्ड रिपोर्ट। ओके, बट अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप सबसे पहले रिपोर्ट करते हो, ऑडिट कमेटी है कंपनी में तो ऑडिट कमेटी में, अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप रिपोर्ट करते हो विद इन 2 डेज। जिस दिन फ्रॉड मिला उसके 2 दिन के अंदर आप उन्हें रिपोर्ट करोगे। नंबर 2, उनसे रिप्लाई मांगोगे, और रिप्लाई मांगेंगे टाइम लिमिट दिया हुआ है विद इन 45 डेज। आई होप इट इज क्लियर। 45 डेज किससे? अगेन फ्रॉड से, मतलब ये 2 दिन भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। इवन दिस 2 डेज आर इंक्लूडेड इन दिस क्लास। तो जब भी फ्रॉड मिला आप पहले 2 दिन के अंदर रिपोर्ट करोगे ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एंड उनसे एक्सप्लेनेशन मांगोगे इस पॉइंट पे, और वो जो भी रिप्लाई करते हैं वो आप एज द ऑडिटर रिपोर्ट करोगे किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। विद इन 15 डेज आपको रिपोर्ट करना है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन फॉर्म नंबर ADT 4। तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 क्या बोलता है सर? कि ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ ऑडिट आपको जब भी कोई फ्रॉड मिला आप चेक करोगे कि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है कि 1 करोड़ से कम है। अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ तक है तो आप सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट कर लोगे। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर ADT 4। ADT 1 2 3 हम देख चुके थे, ADT 4 बोल रहे हैं हम। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। फ्रॉड मिलने के 2 दिन के अंदर आप रिपोर्ट करोगे ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, फिर उनसे रिप्लाई लोगे 15 दिन के 45 डेज के अंदर, एंड रिप्लाई लेने के 15 दिन के अंदर आप सबमिट करोगे किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके सर, सिंपल सा पॉइंट था, लिख लो। अब क्लास इस पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी है जो आपके सिर्फ नॉलेज के लिए है। रूल इज हम रिपोर्ट किसको सेंड करते हैं? तो आंसर इज सेक्रेटरी ऑफ MCA को। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंपनीज एक्ट में मींस MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये रिपोर्ट हम सबमिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेक्रेटरी ऑफ MCA को, इन सील्ड कवर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू और बाय स्पीड पोस्ट फॉलोड बाय ईमेल। ठीक है, तो तरीका बताया है कि कैसे करेंगे। ओके, स्पीड पोस्ट से करना है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्ट टू बी सेंड ऑन लेटर हेड ऑफ ऑडिटर विद एड्रेस, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, साइन बाय ऑडिटर विद सील एंड हिज मेंबरशिप नंबर। और टू डिस्कस दिस पॉइंट, लास्ट पॉइंट, रिपोर्ट शुड बी मेड इन फॉर्म नंबर ADT 4। तो यहां पे क्लास जो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर था वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है। नेक्स्ट कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो राइट्स और पावर्स ऑफ ऑडिटर की बात करता है, जो एग्जाम में नहीं आता, एक्सेप्ट 2 सेक्शंस इसके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अभी तक की कहानी में सर सेक्शन 139
अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, 140 रिमूवल रेजिग्नेशन, 141 क्वालिफिकेशंस डिस्क्वालिफिकेशन, 142 हमने देखा रेम्यूनरेशन, जो अपॉइंट करता है वो ही रेम्यूनरेशन फिक्स करता है। फिर 143 अभी लाइन से देखा ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। 144 आपको याद होगा तो हम वो कवर कर चुके हैं डिस्क्वालिफिकेशन में। डिस्क्वालिफिकेशन हमने पढ़ा था, वो लिस्ट दी हुई थी पूरी एकेडमिक जो जो सर्विसेज देने के लिए रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज था, वो था सेक्शन 144। अब 3 सेक्शन बचे हैं हमारे काम के, 145, 146 एंड 147, इसकी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो 2 सेक्शन यहां पे कवर हो जाएंगे। व्हाट आर राइट्स और पावर्स ऑफ ऑडिटर, ये ऊपर ऊपर से पढ़ना। नंबर 1, राइट टू एक्सेस बुक्स, अकाउंट्स एंड वाउचर्स। मतलब एज अ ऑडिटर आप ऑडिट तभी कर पाओगे जब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एक्सेस होगा, तो आपको वो एक्सेस मिलना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, बुक्स इंक्लूड्स फाइनेंशियल, स्टैट्यूटरी बुक्स, स्टैटिस्टिकल बुक्स, सारे मेमोरेंडम के रिकॉर्ड्स, इवन क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स। ओके, ऊपर ऊपर से काम करनी है। नेक्स्ट वन, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। एज अ ऑडिटर क्लास मुझे ये राइट है कि जहां जहां इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है वो मैं ले सकता हूं। ओके, नेक्स्ट वन, राइट टू विजिट ब्रांच ऑफिस एंड एक्सेस टू ब्रांच अकाउंट्स। मतलब इवन इफ ब्रांच का ऑडिट कोई और कर रहा है, फिर भी ऑडिटर को एक्सेस है कि वो ब्रांच के अकाउंट्स जाके चेक कर सकता है एंड ब्रांच के रिकॉर्ड्स वो ले सकता है। ओके, तो ये पॉइंट कब आएगा, जब ब्रांच का ऑडिट कोई और कर रहा है। इवन इफ ब्रांच का ऑडिट कोई और कर रहा है, ही हैज दिस पॉइंट कि he can visit branch office and he can have access to branch accounts. Okay, next point, right to receive notice and attend general meeting, and this is section 146. 144 तक हमने देख लिया था, this is section 186 कि कंपनी जब भी सर जनरल मीटिंग लेंगी, दिस इज कंपल्सरी कि उसका एक नोटिस आपको ऑडिटर को भी देना पड़ेगा एंड ऑडिटर को भी मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। यस, इसके पहले क्लास जब सेक्शन 146 नहीं आया था तो ये ऑडिटर का सिर्फ राइट था, ये ऑडिटर की ड्यूटी नहीं थी टू अटेंड जनरल मीटिंग। बट सेक्शन 146 आने के बाद अब ये ड्यूटी भी हो गई है कि ऑडिटर ने जनरल मीटिंग अटेंड करना चाहिए। तो दिस इज द पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ही हैज अ राइट टू रिसीव ऑल नोटिसेस एंड अदर कम्युनिकेशन रिलेटेड टू जनरल मीटिंग, अटेंड आइदर बाय हिमसेल्फ or through his representative who shall also be qualified to be a auditor। मतलब वो खुद भी जा सकता है मीटिंग में या किसी और सीए हैविंग सीओपी को, किसी और पार्टनर को या किसी और सीए हैविंग सीओपी को भेज सकता है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है क्लास, अगर वो किसी और को भेज रहा है तो वो भी क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, उसके पास भी सीओपी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज नॉट ओनली राइट बट ऑल्सो ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग। ये ना सिर्फ राइट है बल्कि ड्यूटी भी है टू अटेंड जनरल मीटिंग। ही कैनॉट अटेंड बोर्ड मीटिंग, ये राइट जो है सिर्फ जनरल मीटिंग के क्लास, बोर्ड मीटिंग के लिए नहीं है। तो सारे ड्यूटीज में, सारे राइट्स में हमने एक राइट देखा सेक्शन 146 का कि यस, राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग। अब ये रूल बन गया है कि आपको एज द ऑडिटर जाके जनरल मीटिंग अटेंड करना ही पड़ेगा, या तो आप खुद करो या आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हो, बट दैट रिप्रेजेंटेटिव शुड ऑल्सो बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही शुड ऑल्सो होल्ड सीएपी। नेक्स्ट पॉइंट, ये ना सिर्फ अब राइट है सर बल्कि साथ साथ ड्यूटी भी है। बट ये जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट है, ये बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का राइट नहीं है क्लास। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू मेक रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने रिमोल ने बात किया था। डन। नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, सेक्शन 145। अब क्लास इधर थोड़ा सा फोकस करना, सिंपल सा पॉइंट है। अगर प्रोप्राइटर फर्म को ऑडिट मिला है तो सिर्फ प्रोप्राइटर ही ऑडिट रिपोर्ट साइन कर सकता है, भले ही उसके फर्म में कोई सीए एम्प्लॉय होगा, वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? नंबर 2, अगर पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी को ऑडिट मिला है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनके जो पार्टनर्स है वो ही ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकते हैं। सर इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है
कि सपोज एक सीए एम्प्लॉई है फर्म में, क्या वो सीए एम्प्लॉई उस फर्म के ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कर सकते हैं, ठीक है, या प्रोप्राइटर कर सकता है। इवन आपका कोई सीए एम्प्लॉय होगा, उसके पास सीओपी भी होगा, तो भी वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं कर सकता। ओके, दिस इज सेक्शन 145। तो 143 ड्यूटी सी, 144 हमने क्या देखा थोड़ी देर पहले सर? रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। 145 साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। 146 ड्यूटी टू अटेंड जनरल मीटिंग। ओके, मूविंग फॉरवर्ड सर, राइट टू सीक ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट। ये सब हमने ऑडिट में पढ़ा हुआ है कि जहां जरूरत पड़े हमको एक्सपर्ट की ओपिनियन अगर लेनी पड़े तो हमको एक्सपर्ट की ओपिनियन हम ले सकते हैं। ओके, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, सेक्शन 142 का भी रेफरेंस है कि भाई सीए किया है, इज इट क्लियर, और आप एक कंपनी को ऑडिट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये राइट है कि हम रेम्यूनरेशन रिसीव कर सकते हैं। मैं जो अनइम्पॉर्टेंट पॉइंट उसको इग्नोर कर रहा हूं, सिर्फ आपके माइंड से एक बार लेके जा रहा हूं। लास्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज ऑडिटर्स लीन। सर लीन मतलब क्या होता है? जब्त करना। आई रिपीट, लीन मतलब क्या होता है? जब्त करना। ठीक है सर, जब क्या कर रहे हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर रूल क्या है? अगर ऑडिटर को रेम्यूनरेशन नहीं मिला, आई रिपीट, इस पे एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है अलग से सर, अगर ऑडिटर को रेम्यूनरेशन नहीं मिला तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लीन भी कर सकता है। यस, लीन मतलब क्या? जब्त भी कर सकता है। ओके, सो देखो क्लास, एज ए ऑडिटर हम छोटे मोटे आदमी नहीं है, हमको लीन करने का राइट दिया हुआ है। रूल क्या है? अगर ऑडिटर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलता तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लीन भी कर सकता है। नाउ लीन करने पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है क्लास, इसके 3-4 रूल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। रूल नंबर 1, सिर्फ क्लाइंट के ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लीन कर सकते हैं, उसके पास किसी और के पड़े होंगे तो वो लीन नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स लीन करो जिसपे आपने कुछ ना कुछ काम किया है। जैसे अगर मैं वैट ऑडिट कर रहा हूं, सॉरी जीएसटी ऑडिट कर रहा हूं, तो सिर्फ मैं जहां जहां से सेल या सर्विस जा रही है या आ रही है उसी को लीन कर सकता हूं। तो जिन जिन पे मैंने काम किया है उसी को लीन करूंगा। वापस से, सिर्फ क्लाइंट के ही अकाउंट्स को लीन करूंगा, किसी और के अकाउंट्स को लीन नहीं करूंगा। नंबर 2, लीन तभी करूंगा जब उस बुक्स पे कुछ ना कुछ काम हुआ है। नंबर 3, लीन वही करूंगा जहां, ठीक है, मैंने कुछ ना कुछ काम किया है, वो हम देख चुके हैं, जिससे रिगार्डिंग फीस पेंडिंग है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ध्यान देना, भले ही मैं लीन कर सकता हूं, आई रिपीट, भले ही मैं लीन कर सकता हूं, बट जब जब क्लाइंट मुझे किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी मांगेगा या किसी डॉक्यूमेंट का एब्स्ट्रैक्ट मांगेगा कि वहां फिगर कितना है सर बताओ, ऐसे केस में दिस इज अ स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे क्लाइंट को देना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे सर फिर लीन करके मतलब ही क्या है? यस, आप ऐसा सोच सकते हो, कम से कम बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पास पड़ी हुई है, उसको इनकन्वीनियंस हो रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई रिपीट दिस पॉइंट अगेन, इस पे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है 2-3 मार्क के लिए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑडिटर्स लीन। हम क्या बोलेंगे? अगर ऑडिटर को सर रेम्यूनरेशन रिसीव नहीं हुआ तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लीन कर सकता है। लीन के लिए कुछ कंडीशंस है। नंबर 1, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लाइंट की परमिशन से उसके पास थी और फिर उसने लीन किया। नंबर 2, क्लाइंट के ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लीन कर सकता है, ठीक है, उसके पास किसी और की पड़ी होगी तो वो लीन नहीं कर सकता। नंबर 3, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लीन कर सकता है जिसमें उसने कोई ना कोई काम किया है या जिसमें कुछ ना कुछ फीस पेंडिंग है। लास्ट पॉइंट, भले ही वो लीन करता है, ठीक है, जब भी एब्स्ट्रैक्ट्स या कॉपीज को बताएगा तो वो उन्हें से देना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज दोस 5 पॉइंट्स थ्योरी क्वेश्चन के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं स्लाइड को बड़ा करता हूं, ठीक है, ये स्लाइड आप लिख सकते हो, स्पेशली आपको लिखना है सेक्शन 145, 146 एंड ऑडिटर्स लीन लिख लो। ऑलराइट क्लास, सो लास्ट सेक्शन जो अपने काम का है ऑडिट एंड ऑडिटर्स के लिए है, वो है सेक्शन 147। सेक्शन 147 बात करता है पेनाल्टीज की, एंड इसमें अमेंडमेंट आया हुआ है। तो आई वुड एडवाइस यू, वैसे तो मैं पनिशमेंट्स और पेनाल्टीज नहीं पढ़ाता बिकॉज वो सीधा इंग्लिश हिंदी वाली बात है,
वो आप खुद पढ़ के आप आराम से समझ जाओगे। बट इतना याद रखना, आपके रिस्पेक्टिव नोट्स में चेक करना क्या ये अमेंडमेंट्स आपने चेंजेस किए हैं या नहीं किए हैं। अगर आपने चेंजेस नहीं किए हैं तो आई वुड एडवाइस यू कि आप चेंजेस कर लो। ओके, सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट की बात करता है, जो मैंने ऑडिट में रिस्पेक्टिवली पढ़ा चुका हूं। लॉ में मैं अलग से वीडियो दूंगा कॉस्ट ऑडिट पे। ओके, मेरे ऑडिट सेक्शन में यूट्यूब पे उस पर वीडियो है, और मैं आपको अलग से वीडियो भी रिस्पेक्टिव क्लासेस में मैं सेंड कर सकता हूं। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो, मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया जब मैं आपको डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ा रहा था। आपको याद होगा डिस्क्वालिफिकेशन में एक था इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज। हमने बोला था कि ऑडिटर अगर 1 रुपए की भी सिक्योरिटी होल्ड करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, एंड रिलेटिव के केस में वो अमाउंट जो था वो 1 लाख का था। इसमें एक एडिशनल पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना भूल गया। द पॉइंट इज, सपोज मैं किसी कंपनी में ऑडिटर हूं, मेरे किसी रिलेटिव ने उस कंपनी में 1 लाख के ऊपर के शेयर्स ले लिए। ऐसे केस में लॉ बोलता है हमारे पास 60 डेज है। आई रिपीट, लॉ बोलता है हमारे पास 60 डेज है। अगर 60 डेज तक उसने मिस्टेक को ठीक कर दिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर वो जाके वैकेंसी होगी। मतलब तुरंत वैकेंसी नहीं होने वाली, 60 डेज का टाइम दिया गया है। अगर आपके रिलेटिव ने 60 डेज के अंदर शेयर्स बेच दिए, 1 लाख के नीचे चला गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो 60 डेज के बाद कैजुअल वैकेंसी आएगी। ओके, सो दिस वाज माय चैप्टर ऑडिट एंड ऑडिटर्स। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझे हो। पहले के 2 लेक्चर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज के लेक्चर में रिमूवल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ड्यूटीज के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज कुणाल मंदानिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। इसको लिखना है बाय द वे, ये लिख लेना।